द सोशियोलॉगस चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। टेक्सुअल पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है और हिंदी में इसे भारत शास्त्र या भारत विद्या परिप्रेक्ष्य कहते हैं। तो नाम से ही भारत विद्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा चीज़ होगा जो भारत से जुड़ा होगा। तो जो भारत विद्या परिप्रेक्ष्य या भारत शास्त्र है, इसका संबंध भारत की प्राचीनता से है कि कौन से ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं जो भारत के समाज के बारे में वर्णन करते हैं। समाज के तरह तरह के जो इतिहास हैं, समाज के तरह तरह के जो रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, उनके बारे में वर्णन करते हैं। तो इसी को आधार बना के भारत के समाज को समझने के लिए, भारतीय समाज को समझने के लिए भारत के संस्कृत में लिखित जो ग्रंथ थे, खासकर हिंदू धर्म ग्रंथ, उसको आधार बनाकर भारतीय समाज को समझने की कोशिश की गई। इसीलिए इसका नाम भारत विद्या परिप्रेक्ष्य या भारत शास्त्र परिप्रेक्ष्य हो गया। और चूंकि यह पुस्तकों पर आधारित था, पुस्तकें जो लिखी गई हैं, जो पढ़ी जा रही हैं, रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, स्मृतियों के आधार पर समझने की कोशिश की गई। यानी कि यह टेक्स्ट का व्यूज था। अंग्रेजी में टेक्स्ट व्यू, हिंदी में बोला जाता है पाठ्य दृष्टिकोण। यानी कि यह उन टेक्स्ट पर आधारित था, यानी पाठ्य दृष्टिकोण था। तो टेक्स्ट पर, पुस्तकों पर आधारित होने के कारण इसे पाठ्य परिप्रेक्ष्य या पाठ्य दृष्टिकोण भी कहा जाता है। और जो भारत शास्त्र का अध्ययन है, ऐसा नहीं है कि जीएस घुरे के समय ही शुरू हुआ, उससे पहले यह शुरू हो चुका था। 1787 में विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। संस्कृत और भारत शास्त्र के अध्ययन प्रारंभ किए, संस्कृत ग्रंथों के आधार पर भारत को समझना प्रारंभ किया। अब भारत शास्त्र या भारत विद्या परिप्रेक्ष्य में दो महत्वपूर्ण आपके विद्वान हैं, जिसमें से एक है जीएस घुरे, गोविंद सदाशिव घुरे, जिनका कि जन्म मालवा कोंकण तटीय क्षेत्र महाराष्ट्र में हुआ था 12 दिसंबर 1893 में। इनको भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि यह पहले ऐसे भारतीय थे जो 1924 में पैट्रिक गिट्स के रिटायर होने के बाद से बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष बने। इसलिए इनको भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि यह शुरुआती दौर के समाजशास्त्री थे जिन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ अपने रिसर्च के माध्यम से, किताबों के माध्यम से भारत को समझने की कोशिश की। इनका जो पीएचडी का टॉपिक रहा, थीसिस का जो टॉपिक रहा, उसका नाम था एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट। इसी के आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका नाम था जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत। तो यह भी याद रखिएगा आप लोग कि जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया है, तो जीएस घुरे ने। और इनकी जो पीएचडी की थीसिस थी एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट। 1950 से पहले इन्होंने 5 किताबें लिखी और 1959 तक 13 और 1980 तक इन्होंने 32 पुस्तकें लिख दी। यानी कि समझ लीजिए बहुत ही विस्तृत इन्होंने अध्ययन किया और किताबें लिखी। लेकिन यही है, इनका जो दृष्टिकोण रहा है वो पाठ्य दृष्टिकोण रहा है और भारत शास्त्र जो रहा है उससे प्रभावित रहा है। इन्होंने 1932 में एक किताब लिखी जिसका नाम था कास्ट एंड रेस इन इंडिया। तो यह पुस्तक हमेशा पूछी जाती है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया कब लिखी गई थी, 1932 में। किसने लिखी थी, तो जीएस घुरे। इनकी एक और किताब है कल्चर एंड सोसाइटी, 1947 में प्रकाशित हुई। इंडियन साधु जिन्होंने किताब लिखी 1953 और 1964 में इसका प्रकाशन हुआ, जिसमें भारतीय साधुओं के बारे में था कि भारतीय साधु जो है भारतीय समाज के कैसे अभिन्न अंग, कैसे लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, इसके बारे में उन्होंने लिखा। इसके अलावा एक भरतनाट्यम एंड इट्स कॉस्ट्यूम, भरतनाट्यम जो एक है, भरतनाट्यम एक विधा है नृत्य की, और उसके जो पहनावे हैं उसको लेकर 1958 में इन्होंने किताब लिखी। सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1962 में इन्होंने लिखा कि जो नगर होते हैं, नगरों का कैसे सभ्यता से जुड़ा हुआ है, कैसे उनका विकास होता है, चाहे वो बनारस हो, चाहे और भी इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण जो शहर हुए, कैसे उनका विकास हुआ, उसमें कैसे व्यापार बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसके अलावा उनकी एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि आप बोल सकते हैं भारत के अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजातियाँ, 1943, 1959 और 1963 में प्रकाशित हुई थी। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। और यह जो अध्ययन था शेड्यूल्ड ट्राइब का, यह महाराष्ट्र के कोल जनजाति पर अध्ययन आधारित था। 1978 में इन्होंने इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी नामक किताब लिखी। 1979 में
वैदिक इंडिया नामक किताब लिखी। यह इतना सारा जो विशद इन्होंने जो संग्रह लिखा है, इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें थी, लेकिन हमने कुछ महत्वपूर्ण किताबें ही लिखी हैं। इनको 6 भागों में मोटे तौर पे बांटा जा सकता है कि इनका जो क्षेत्र रहा है। पहला जो है जाति, दूसरा जो है आदिवासी, तीसरा जो है नातेदारी, परिवार तथा विवाह, चौथा जो है संस्कृति सभ्यता तथा नगरों की ऐतिहासिकता, पांचवा जो है धर्म, छठवां जो है संघर्ष तथा समन्वयता का समाजशास्त्र। इससे संबंधित इनकी किताबें रही हैं। घूरे ने जाति व्यवस्था के बारे में भी बहुत कुछ बोला, चूँकि कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 में लिखी। इनका जो पीएचडी रहा एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट, इस पे रहा, जात के उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत। तो इन्होंने 6 विशेषताएं बताई हैं जात की। पहला जो है खंडात्मक विभाजन, दूसरा है संस्तरण, तीसरा जो है पवित्रता तथा प्रदूषण, चौथा जो है नागरिक तथा धार्मिक अधिकार तथा वंचनाएं, मतलब उससे कैसे वंचित करता है जाति, पांचवा जो है व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता का नहीं होना, यानी कि जो जिस जात में है वही उसी से संबंधित जो है उसको व्यवसाय करना पड़ेगा, छठवां जो है वैवाहिक प्रतिबंध, यानी कि अपनी जाति में ही विवाह करना है। यह एक विशेषता रही जात की। भारतीय तथा यूरोपीय समाजों में गोत्र अथवा चरण जैसी व्यवस्था थी जो जातियों में पद और परिस्थिति का निर्धारण करती है। गोत्र जो है वह वास्तविक या काल्पनिक ऋषि पर आधारित होता है, जिसमें कि कोई समाज या कोई वर्ग जो है बताता है कि हम किसके वंशज हैं, यानी हमारे पूर्वज कैसे हैं। इसीलिए किसी का अत्रि गोत्र है, किसी का कश्यप है, किसी का सांडिल्य है, किसी का पराशर है। खासकर द्विज जातियों में ज़्यादा होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में यह गोत्र का सिस्टम ज़्यादा होता है। तो किसी न किसी ऋषि पर, काल्पनिक या वास्तविक ऋषि पर आधारित होता है। इसके अलावा जो है घुरे ने जो उनकी किताब है शेड्यूल ट्राइब्स, उसमें जब कोली आदिवासियों का अध्ययन करते हैं तो वो अपने अध्ययन में एक निष्कर्ष भी निकालते हैं कि जो आदिवासी हैं वो पिछड़े हिंदू हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हिंदुओं से मिलती जुलती इनकी व्यवस्थाएं हैं और हिंदुओं के साथ इनका समन्वय रहा है, लगातार संपर्क में रहे हैं, लेकिन ये पिछड़ गए हैं, इसलिए आदिवासी जो हैं वो पिछड़े हिंदू हैं। तो कई बार पूछता है कि आदिवासी पिछड़े हिंदू हैं, किसका कथन है? तो जीएस घुरे का कथन है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी बुक से है? शेड्यूल ट्राइब्स। 1973 में इनकी एक किताब आई थी, आई एंड अदर एक्सप्लोरेशंस। और कई बार ये भी पूछ देता है कि कहाँ से पढ़े हुए थे जीएस घुरे। तो जीएस घुरे जो है एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई से 1913 में पढ़े थे। अब इसके बाद से जो दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिनका नाम है एन.के. बोस, निर्मल कुमार बोस, जिनका कि जन्म 22 जनवरी 1901 को कोलकाता में, उस समय का समझ लीजिए अविभाजित बंगाल यानी बांग्लादेश भी उसमें आ जाएगा। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1972 हुई थी। बोस का जो अध्ययन, हालांकि यह भारत विद्या परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन अगर विशेषतः कहा जाए तो इनके दृष्टिकोण को बोला गया है सभ्यतागत दृष्टिकोण, क्योंकि ये भारतीय सभ्यता पर बहुत ज़्यादा जो है अपना फोकस रखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ये पत्रिका का एक संचालन भी किए थे, उसका नाम था मैन इन इंडिया। तो वह भी याद रखिएगा, मैन इन इंडिया का पत्रिका का संचालन कौन किया था? निर्मल कुमार बोस ने। इन्होंने जो प्रमुख रचनाएं की उनमें से एक है काइनस ऑफ ओरिसन आर्किटेक्चर 1932। चूँकि निर्मल कुमार बोस का जो अध्ययन क्षेत्र आप मान सकते हैं जो रहा है वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन्हीं तीनों पर केंद्रित रहा है और गांधी जी से बहुत प्रभावित भी रहे हैं। और इनका जो अध्ययन ओरिसन आर्किटेक्चर है, काइनस ऑफ ओरिसन आर्किटेक्चर, यह पुरी को लेके है कि पुरी का जो मंदिर है वो मंदिर का आप लोग देखिएगा कि वास्तुकला कैसे है। उस वास्तुकला के आधार पर उन्होंने भारतीय सभ्यता को समझने की कोशिश की थी। तो जब भी मंदिरों का और भारतीय सभ्यता का इस तरह की बातें आएँ तो समझ लीजिएगा कि निर्मल कुमार बोस की रचनाओं की बात हो रही है। इसके अलावा एक्सकेवेशंस इन मयूरभंज 1948 में लिखा। मयूरभंज एक ज़िला है उड़ीसा का, जहाँ की तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे मिली। चूँकि यह एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक भी रहे हैं 1959 से 1964 तक। तो उसमें इन्होंने तरह तरह की चीज़ें मिली मयूरभंज में, उसके आधार पर भी इन्होंने किताबें लिखी। इसके अलावा इनका एक गांधी जी से प्रभावित रहे हैं, क्योंकि गांधी जी के तरह तरह के आंदोलन, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो और भी कई तरह के सत्याग्रह हैं, उससे बहुत प्रभावित रहे हैं। तो उन्होंने उनके आधार पर भी किताब लिखी, स्टडीज इन गांधीज़म 1959 में। और 1946 में नोआखाली में जब दंगे हो रहे थे तो जब गांधी जी वहाँ गए तो गांधी जी के साथ निर्मल कुमार बोस भी थे, गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए थे। तो गांधी जी का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, उनके दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित थे। और
1961 में इनकी एक अति महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि इस पे बार बार प्रश्न भी पूछा जाता है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसकी किताब है? तो वह है आपका निर्मल कुमार बोस का। एक और किताब है पीजेंट लाइफ इन इंडिया, ए स्टडी इन इंडियन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कि भारत में जो किसान का जीवन है उसका जो है भारतीय एक तरह से एकता और जो विविधता है उसके आधार पर उन्होंने समझने की कोशिश की थी 1961 में। तो जहाँ पे भी एकता और विविधता की बात होगी किसान के जीवन में, वो समझ लीजिएगा कि निर्मल कुमार बोस की रचनाएं हैं। अगर इस पे सवाल पूछता है तो आप समझ लीजिएगा कि 1961 की किताब है, और उसमें इन्होंने यूनिटी और डाइवर्सिटी की बात की है, एकता और विविधता की। कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया 1967 में इन्होंने किताब लिखी। 1967 में एक और किताब लिखी जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण किताब है द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी 1975। इस किताब को बिल्कुल भी नाम याद रख लीजिएगा, इसलिए कि कहीं पे भी ये पूछा जाता है। इसमें इन्होंने हिंदू समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा, एक तरह से भारतीय जो सभ्यता है उसको समझने की कोशिश की, और 3 विशेषताएं उन्होंने बताई नृजातीय शास्त्र के आधार पर समझने की, जिसमें आदिवासियों का उदाहरण लिया। भारत शास्त्र यानी इंडोलॉजी के आधार पर इन्होंने समझने की, जिसमें हिंदू सामाजिक संरचना की बातें की, अर्थ धर्म काम मोक्ष इस तरह की बातें की, कैसे जाति व्यवस्था होती इसकी बातें की। इसके अलावा सामाजिक इतिहास, तो नृजातीय शास्त्र में आदिवासी, भारत शास्त्र में हिंदू सामाजिक संरचना और सामाजिक इतिहास, ये 3 जो चीज़ें हैं वो द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी में इन्होंने बातें की, जो 1975 की किताब थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और मेलिनोव्स्की के प्रक्रियात्मक उपागम का भी इन्होंने प्रयोग किया, उस मेलिनोव्स्की से प्रभावित हुए थे। तो नेचर ऑफ कल्चर में संस्कृति ग्रहण को इन्होंने समझाने की कोशिश की थी उसी मेलिनोव्स्की के प्रकार्यात्मक उपागम के आधार पर। चूँकि उड़ीसा में काफ़ी समय तक इन्होंने अपना समय दिया, जैसे हिंदू मंदिरों पर मैंने बताया कि पुरी में इन्होंने अपना अध्ययन किया हुआ था, तो उड़ीसा के जुआंग आदिवासियों का इन्होंने चित्रण किया। तो जुआंग आदिवासियों पर अगर पूछता है कि किसका अध्ययन रहा है, तो आपको निर्मल कुमार बोस का नाम याद होना चाहिए। और उड़ीसा की ये जनजाति रही है जहाँ पे इन्होंने हिंदुओं से कैसा उनका संबंध बनता है, कैसे वो खेती बाड़ी करने लगे हैं, यह सब चीज़ें सीखे हैं, उसके बारे में इन्होंने दिया है। कोलकाता महानगर का भी इन्होंने विश्लेषण किया। और 1946 में नोआखाली में गांधी जी के साथ थे। 1959 से 1964 तक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे। 1948 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा इनको अनडेल गोल्ड मेडल दिया गया, यह भी याद रखिए। 1949 में इंडियन साइंस कांग्रेस में मानव शास्त्र तथा पुरातत्व शास्त्र के अध्यक्ष के रूप में भी यह काम किए। और 1966 में 1966 में पद्मश्री का इनको से नवाजा गया। तो यह जो है ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। इनके प्रश्नों को ये जो बताया गया है उसको ध्यान रखिएगा, इस पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। किताबें, उनके स्टेटमेंट, उनके प्रमुख जो है क्या योगदान है उसको याद रखिएगा, कौन से सन में किताबें लिखी, और उनके कुछ प्रसिद्ध वाक्य जो हैं उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए चाहे सब्जेक्टिव, दोनों में ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद।